ओके, स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, नमस्ते। फिर से स्वागत है आपका एलवन क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं आपको एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी वगैरह के इतिहास से रिलेटेड आपसे क्लासेस लेता हूं। और जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग शायद आई थिंक 9 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और 9 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो 10th लेक्चर होगा। और पिछले 3 दिनों से हम लोग लेक्चर नहीं ले पा रहे थे, कुछ किसी कारणवश। लेकिन आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और जो भी लोग हैं ना, इस समय जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अ, एक कविता जी हैं, अखिलेश जी हैं और पीयूष जी हैं। और इस दिन एक भीम भीम जी भी आए थे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, और ताकि हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ा सकें और इस क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम लोग आप लोगों को जानकारी होगी कि जो लेक्चर्स हमारे थे वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि जो अभी तक जो हम लोगों ने लेक्चर लिए हैं, और हम लोगों का मैं इसलिए इस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी और आप लोग भी साथ ही थे। और आप लोग जो भी जवाब दे रहे थे, जो क्वेश्चंस के जो जवाब मिल रहे थे, वो भी बहुत मतलब रैपिडली जवाब आ रहे थे और अच्छे जवाब आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो गलत जवाब थे या वैसे जवाब थे, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर भी कर रहे थे। तो अभी सभी लोगों से आपसे निवेदन है, अगर आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा होगा। खैर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हम लोग एल टी, टी जी टी, पी जी टी और के क्लासेस ले रहे हैं। और ठीक है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर हम ओवरऑल हिस्ट्री को कवर करेंगे, क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे भी आप लोग कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो और कोचिंग के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी, तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू राइट इन्फॉर्मेशन। और दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू और एज वेल एज अस। ठीक है। चलो हम लोग अब बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इस समय अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो 99 रुपये में आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। और और अगर आपके कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, उन लोगों को भी अगर आप लोग ज्वाइन कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ों को स्प्रेड करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए आज और जुड़ने के लिए मैंने बताया कि आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। नंबर हमारे पास आपके सामने जो मौजूद है स्क्रीन पे, उस पर कॉल कर सकते हैं। तो सारे मोड ऑफ जो कांटेक्ट हैं आपके सामने मौजूद हैं। जिस तरीके से भी आप यूज़ करना चाह सकते हैं, आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे चैनल्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो इस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास ली थी, 9th क्लास थी, वो 9th क्लास थी। हालांकि वो जो क्लास थी वो मौर्य क्लास, मतलब मौर्यों के बाद, मौर्य डायनेस्टी के बाद जो काल आया था। और इनफैक्ट उस समय का काल जो विदेशी आक्रमणों का काल भी माना जा सकता था। शक, हुसाण वगैरह बहुत सी जनजातियां, विदेशी जनजातियां हमारे भारत भूमि पे आई और यहाँ के शासकों को न केवल पराजित किया, बल्कि वो लोग खुद भी एक शासक वर्ग में शामिल हो गए। उन्हीं में शक थे, कुषाण थे। ठीक। और कुछ लोकल लेवल पे बहुत सारी भारतीय शक्तियाँ उभर के आई थी, जिसमें सातवाहन वंश विशेष प्रमुखता रखता है। इसके अलावा कर्ण वंश भी बहुत प्रमुखता रखता है। तो हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, पहले क्वेश्चन से पहले आपको एक जानकारी बता दो। पिछली टाइम जब हमने लिया था, उसके में एक कमेंट आया था, एक क्वेश्चन था हमारे पास। अ, वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग था। हाँ, याद आ गया। वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये कहता था कि इनमें से किस ग्रंथ में जो मौर्य प्रशासन है या फिर मौर्य प्रशासन से जुड़ी हुई मंत्री परिषद थी या परिषा का, मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। तो उसका सही जवाब अर्थशास्त्र था। पाटलिपुत्र द्वारा, वो सॉरी, कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र था। लेकिन एक सज्जन ने कहा था सर इसका आंसर महाभाष्य होगा, हालांकि वो बाद में उन्होंने किया था। तो दोस्त, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर महाभाष्य नहीं होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही उसका बिल्कुल सही जवाब है। और उसी में हालांकि स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से
आप देखते हैं कि उस समय 18 तीर्थों का वर्णन किया गया था। 18 तीर्थ का मतलब 18 मुख्य विभाग या फिर उनके अधिकारियों की बात की गई थी। और जो अर्थशास्त्र से जुड़े सारे अधिकरण हैं, जितने अधिकरण हैं अर्थशास्त्र से जुड़े हुए 15 के 15 अधिकरण पूरी तरीके से राज्य व्यवस्था पे, राज्य व्यवस्था और राजा को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए, तो उस पर ही डिपेंड था। उसी में सबसे पहला जो अधिकरण था जिसको फर्स्ट अधिकरण, और फर्स्ट अधिकरण में मुख्य रूप से था विनयाधिकरण। विनयाधिकरण जिसमें कर्मचारियों के चयन की बात की गई है, उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति की बात की गई है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को परीक्षा द्वारा नियुक्ति की बात की गई है। इसके अलावा उसमें अध्यक्ष सेकंड मंडल है, अध्यक्ष प्रचार से रिलेटेड है, ठीक है, जो अधिकारियों के कर्तव्य की बात करता है। तृतीय और तृतीय मंडल जो है धर्मस्थलीय न्यायालय था उसकी बात करता है। चतुर्थ कंटक शोधन की बात करता है। फिफ्थ तुम्हारा मंडल योनि की बात करता है। मंडल योनि में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। मंडल योनि या फिर चंद्रगुप्त कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं। तो दोस्तों इसमें आप सभी लोग जानते हैं राजा, अमात्य, राजा हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया और दंड और मित्र। ये जो 7 अंग थे ये क्या थे, राज्य के हिस्से थे 7 अंग। और उन्हीं में बाद में, हालांकि गिना नहीं जाता, लेकिन बाद में उसमें एक और अंग जोड़ दिया गया था जिसका नाम था शत्रु, यानी कि शत्रु एक और अंग के रूप में जोड़ा गया, लेकिन सप्तांग यही माने जाते हैं। ठीक, तो ये उस सवाल का जवाब था। चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो लोग आज जिनके पास मैसेज पहुँचा है देख रहे हैं, हालांकि 3 दिन हो गया, हो सकता है काफ़ी लोग आज ना आए जिसमें से जो लोग जुड़ रहे थे, लेकिन डेफिनेटली कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी, इस वजह से लेक्चर नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। वो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी मुद्रा हाथ की स्थिति, ठीक है, हाथ की स्थिति गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों से नहीं मिलती। ठीक है, गांधार शैली जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उस समय की 2 कलाएं, मूर्ति कला काफ़ी फेमस थी, गांधार कला और मथुरा कला। और इन्हीं कलाओं में ही सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बननी प्रारंभ हुई थी। कभी कहीं कहीं पे ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि गांधार कला के थ्रू बुद्ध की पहली मूर्तियां बनी हुई हैं। कहीं कहीं ये कहा जाता है मथुरा की कला की तरह पहले मूर्तियां बनी थी। लेकिन ज़्यादातर जो मतलब इसमें विभेद है, कई कई राइटर्स कुछ और मानते हैं, कई राइटर्स कुछ और मानते हैं। ठीक, पहला है तो उसमें कौन सी जो आभाएं थी या फिर कौन सी जो भाव भंगिमा थी उसके आधार पर वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। पहला है भू स्पर्श है, दूसरा है अभय है, तीसरा है ध्यान, चौथा है अंजलिबद्ध। इसमें से बताइए कौन सा मुद्रा गांधार कला से संबंधित नहीं है। कविता जी अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज़ आंसर कीजिए। प्रणाम सर, अगर क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से, भाई 2-3 दिन क्लास आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं भूमि स्पर्श, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में गांधार शैली की मुद्रा में गांधार शैली में मूर्तियां बनी थी बुद्ध की। लेकिन अंजलिबद्ध जो मूर्तियां बनी थी वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में रोम के सोने के प्रभाव पे विषाद व्यक्ति करता है, यानी कि दुख प्रकट करता है। स्ट्रैबो करता है, टॉलमे करता है, प्लिनी करता है, एरियन करता है। दोस्तों इसकी अगर व्याख्या करें तो आप ये समझ लिए, जब ये बात कनिष्क के काल की हो रही है, जब कनिष्क ने यहाँ पे शासन किया था या कुषाणों ने जब यहाँ से शासन किया था, उसके महानतम शासकों में कनिष्क की गिनती होती है। और उस समय जो व्यापार, जो एक बहुत ही फेमस व्यापारिक मार्ग था जिसको हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जाने जाते हैं, सिल्क रूट, और उस सिल्क रूट पे कुछ समय के लिए कनिष्क का अधिकार हो गया था। वो सिल्क रूट सिल्क रूट क्या था, वो चाइना से प्रारंभ होकर मध्य एशिया, चाइना से एशिया, मध्य एशिया और पूरे यूरोप तक जाता था। तो उसके कुछ हिस्से पे हमारा अधिकार था, मतलब कनिष्क का अधिकार था। प्रदीप आयुष करें टूकसी, हाँ, कनिष्क का अधिकार था। तो इस वजह से रोमन के साथ हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से मतलब हम लोग लाभ की स्थिति में थे। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से सोने का प्रवाह होता था भारत की तरफ। तो इसका दोस्तों आंसर सी होगा, बिल्कुल सही। अखिलेश इसका जवाब आंसर सी दे रहे हैं, प्रदीप आयुष कह रहे हैं सी।
जी भाई, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आए तो बहुत खुशी की बात है। दोबारा आप लोगों से मुलाकात हुई है। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, नंदी और शिव की मूर्तियों से युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? नंदी और शिव की मूर्तियों से युक्त, ठीक है। हुविस्क हो गया, वसुदेव हो गया, युद्धेय हो गया, विम कटफिसेस हो गया। ठीक, विम कटफिसेस हो गया। बताइए इनमें से कौन सा जवाब बिल्कुल ठीक होगा? अच्छा, ये हुविस्क हो गया, वासुदेव हो गया, विम कटफिसेस हो गया, ये कनिष्क शासक थे, ठीक है। और सबसे पहले शिव और नंदी की मूर्तियों से युक्त सिक्कों का प्रचलन हम किसमें देखने को मिलता है? ही में विंड कट फिशेस ने सबसे पहले नंदी और शिव आकृतियों से युक्त जो सिक्के थे वो ढलवाए गए थे। हालांकि बाद में जो हुविस्क नाम का एक अखिलेश कह रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक है। बाद में हुविस्क नाम के शासक ने इन्हीं के वंश से ताल्लुक रखता था। उसने बहुत अधिक मात्रा में उसके सिक्कों पे बहुत अधिक मात्रा में देवी देवताओं की चित्र अंकित किए गए हैं, जिसमें उमा हो गया, शिव हो गया, बहुत सारी मतलब अन्य देवी देवताओं के भी उसमें चित्र अंकित किए गए हैं। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। और सिर्फ आएंगे थर्ड का ए। नहीं 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 नहीं, प्रदीप थर्ड का ए नहीं है, थर्ड का डी है। अखिलेश का जवाब सही है। हुबिस्क दरअसल ना इसमें इसके काफ़ी बाद हुआ था। उसकी सिक्कों पे भी अंकित है, उसके सिक्कों पे भी अंकित है, लेकिन हुबिस्क क्या हुआ था, विम कटफिसेस के बाद का शासक था। चलिए फोर्थ पे आते हैं। मनुस्मृति में निम्न में से किसने टीका नहीं लिखी है? गोविंदराज हो गया, कुल्लुक भट्ट हो गया, आगे लिखा नहीं है, मेधा तिथि हो गया, और लास्ट में विज्ञानेश्वर है। बताइए इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, विज्ञानेश्वर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये तीनों हैं, गोविंदराज हो गया, कुल्लुक भट्ट हो गया, मेधा तिथि हो गया, इन्होंने मनुस्मृति पे अपनी अपनी टीकाएं लिखी थी। और जो थर्ड हो गया विज्ञानेश्वर, इन्होंने क्या, मिथाक्षरा पे अपनी इनका नाम इनकी जो टीका लिखी थी, मिथाक्षरा टीका लिखी थी। ये स्मृति थी यज्ञवालक की स्मृति, उस पर इन्होंने ये टीका लिखा था। चौथा तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? डी। फिफ्थ पे आते हैं। सात, ठीक है। मैंने प्रदीप कर रहे हैं फोर्थ का डी, हाँ बिल्कुल ठीक है, फोर्थ का डी। अखिलेश प्रदीप पिछले लेक्चर में मैंने अभी बताया है कि एक सज्जन ने सवाल जो मैंने किया था उसका बता रहे हैं कि महाभाष्य होगा। तो मैंने अभी उसको डिस्क्राइब किया था। अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाद में देख लीजिएगा। खैर अभी तो यहाँ पे प्रेजेंट रहिए। सात वाहनों ने किन धातु में अपने सिक्के डाले थे? सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन, सीसा, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, तांबा और सीसा, प्रोटीन। ये सभी ये आप लोग अच्छी तरीके से इस चीज़ से ज्ञात होंगे कि सातवाहन शासकों ने पहली बार शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों क्या है, इन्होंने सभी प्रकार के शीशे जारी किए थे। शीशे के भी थे, तांबे के भी थे, चांदी का भी था, प्रोटीन था। यानी कि ये पांचवे का ये चारों आंसर होंगे इसके। बहुत बढ़िया प्रदीप, अच्छा। ठीक, सिक्स पे आते हैं। निम्नलिखित कृतियों का काला क्रमानुसार संयोजन कीजिए। जो अ, लिखी गई हैं उसके काल के अनुसार हमको करना है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथन, टॉलमी की ज्योग्राफी हो गई, मैगस्थनीज की इंडिका हो गई, और कॉस्मोस हो गया। बताइए। कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं तीन पे, मैगस्थनीज की इंडिका। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं मैगस्थनीज की इंडिका। और फिर आ जाते हैं, उसके बाद क्या लिखा गया था, टॉलमी की ज्योग्राफी लिखी गई थी। फिर पेरिपल्स ऑफ द एरिथन सीरीज, जो आप समझते हैं जिसमें शायद एक जो रोमन साम्राज्य का जो व्यापार था भारतीय सभ्यताओं से या संगम काल के समय में, तो उसका जिक्र उन्होंने बाखूबी किया है। कौन सा क्वेश्चन था सर? हाँ अखिलेश, वो ये क्वेश्चन था जिसमें मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद या फिर मंत्रिपरिषद की बात की गई थी। तो उसका जवाब मैंने अर्थशास्त्र दिया था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो एक सज्जन का बहुत बाद में रिप्लाई आया था कि सर इसका जवाब महाभाष्य होगा। तो उसी का मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र है इसका सही जवाब। और कि पूरे अर्थशास्त्र में ही इस तरीके से पूरा वो सिक्स का ए कह रहे हैं। हाँ सिक्स का ए।
तो अर्थशास्त्र में उनको बताया था कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण है, 15 के 15 अधिकरण में राज्य को कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे क्या करनी चाहिए, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से करनी चाहिए, उसमें उस चीज़ का जिक्र है, जिसमें 18 तीर्थों का भी जिक्र है। इसके अलावा छोटे से जो विभाग थे, जो जो जिसकी तुलना आजकल के कैबिनेट मंत्रियों से कर सकते हैं, ऐसे 18 प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनके विभाग बटे हुए थे। ठीक। 7th पे आते हैं। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसी का अधिकार था? मौर्यंस के पश्चात बैक्ट्रियन ग्रीक था, कुषाण थे, शक थे और हूण थे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, दोनों का आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगभग किसका अधिकार था? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो था कब्जा जो था बैक्ट्रियंस था, और बैक्ट्रियंस के जो दो राजवंश बहुत फेमस थे, जैसे कि उसमें यूथिडेमस का राजवंश बहुत फेमस था, और डेमेस्ट्रियन राजवंश बहुत फेमस था, जिसमें डेमेस। खैर चलिए बात करते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, बैक्ट्रियन शासक। 7th का ए। 7th का बी। सब बी कह रहे हैं। नहीं नहीं, बैक्ट्रियन शासक की बात हो रही है, ठीक है। बैक्ट्रियन शासक थे उस समय उत्तर पश्चिमी। बैक्ट्रियन शासकों के बाद कुषाण शासक आए थे। बैक्ट्रियन शासक की जब बात करते हैं, जिसमें डेमेस्ट्रियस बहुत महत्वपूर्ण था, मेनेंडर बहुत महत्वपूर्ण था, और इन्होंने सुंगू के काल में, डेमेस्ट्रियस ने सुंगू के काल में भारत पे आक्रमण, भारत के बहुत से हिस्सों पे आक्रमण किया था। और उसी आक्रमण के आधार पे जो कालिदास की जो लिखी हुई एक बुक है, मालविका ने मित्रम, उसी चीज़ पे आधारित है। और इसमें से आज 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख किया गया, और राजाओं को उनके देश के आधार पर सुमेलित कीजिए। सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, मैसेडोनिया हो गया, कोरिंथ हो गया, टॉलमी सेकंड, एंटियोक हो गया, एंटिगोनस हो गया, अंतकिन हो गया। बताइए। प्रदीप कह रहे हैं ए। 8 का ए। 8 का ए। 8 का डी। फर्स्ट का बी। बिल्कुल सही है, एंटीओक। और मिस्र का टॉलमी द्वितीय, जिसको हम लोग फिलाडेल्फस द्वितीय भी बोलते हैं। और मैसेडोनिया का 3 का बी। 3 का सी। का सी है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक। 8 का डी। फर्स्ट का बी है। 2 का टॉलमी, जिसको हम लोग फिलाडेल्फस द्वितीय के नाम से जानते हैं। और फिर 3 का सी है। और कोरिंथ, एंटीगोनस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा मामला। निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था, मतलब व्यापारिक स्थल के रूप में फेमस था? अखिलेश कह रहे हैं 8 का डी। हाँ बिल्कुल डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? चिरद, श्रृंगवेरपुर, तगर और मोहगौग। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि इस समय सातवाहन युग में जो व्यापारिक स्थिति भी अच्छी थी, और मैंने जैसे कि बताया है कि मौर्यंस के बाद कई सारे राजवंश पनप के आए थे, जिसमें कण्व राजवंश की बात करें, हम लोग सातवाहन राजवंश की बात करें, उसके बाद के विदेशी आक्रमणकारी भी आए थे, जिसमें शक और कुषाण वगैरह की भी बात करते हैं, तो वो लोग भी शामिल थे। तो उसमें दोस्तों जो मुख्य आंसर होगा वो तगर होगा, ठीक है। अगर एक मुख्य तरीके से व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। नौका बी। प्रदीप यूज करें नौका बी, बिल्कुल ठीक है, नौका बी। आ जाते हैं 10वें पे। मुक्ता मत्स्यिकी क्षेत्र नाम से कौन जाना जाता है? गुजरात, चोलोमंडलम, और तमिलगम और कलिंग। तो दोस्तों इसका जो गुजरात, चोलोमंडलम हो गया, तमिलगम हो गया, कलिंग हो गया, इसका दोस्तों जवाब तमिलगम हो गया। ये तमिल क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। तमिलगम यानी कि उस समय का जो तमिल क्षेत्र था उसके बारे में यहाँ पे आयुष कह रहे हैं। इसका बी, 9th का बी।
नाइन्थ का नहीं, 10 का सी होगा अगर। 10 का बी। 10 का बी नहीं है, 10 का सी है। मुक्ता मत्स्यकी क्षेत्र नाम से जाना जाता है। तमिलगम एक तमिल का क्षेत्र पड़ता था, उसको उस पूरे हिस्से को तमिलगम बोलते थे, उसी से डिनोट किया गया है मुक्ता मत्स्यकी क्षेत्र। हाँ ओके, 10 का 11वें पे आते हैं। 11वें पे आते हैं दोस्तों। 11 क्या है, सुपारिक। ठीक है। सुपारिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? जहाँ से जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो सुपारिक बंदरगाह था वो पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। सर, चंद्रगुप्त के मंत्री परिषद का उल्लेख अर्थशास्त्र में सूत्र बता दीजिए। चंद्रगुप्त की जो मंत्री परिषद थी, जो चंद्रगुप्त की, देखिए मैं आपको एक बता दूं, एनसीईआरटी में जो चंद्रगुप्त की मंत्री परिषद की स्पष्ट रूप से एनसीईआरटी में उसका उल्लेख नहीं है। इनफैक्ट स्पष्ट रूप से अर्थशास्त्र में भी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं है। ठीक है, एक मौखिक रूप से उसको बोला गया है, एक मौखिक रूप से उसको एक तरीके से डिनोट कर दिया गया है इतिहास के अंदर कि वो एक मंत्री परिषद थी, जिस प्रकार का उनका मैनेजमेंट था। और उसी में से जो मैंने बताया कि 15 अधिकरण थे, 15 अधिकरण में जो पहला अधिकरण है, पहला अधिकरण क्या कहता है? विनयाधिकरण। ठीक है, पहला जो उसका अधिकरण है विनयाधिकरण है। उस अधिकरण में क्या दिया गया है? उस अधिकरण में अधिकारियों की नियुक्ति दी गई है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं की बताई गई हैं, अधिकारियों की नियुक्ति कैसे करनी है, उनका चयन कैसे करना है। ठीक है। और इनफैक्ट वहाँ उस इस अधिकरण में जिस नाम दिया गया, इस अधिकरण में उनकी परीक्षा के आयोजन तक की बात की गई है। फिर सेकंड में बात हो, सेकंड इसका जो है अध्यक्षा प्रचार, जिसमें अधिकारियों की जो कर्तव्य थे उसका जिक्र किया गया है। और अर्थशास्त्र में ही, क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र ना मैंने पढ़ा है ना आपने पढ़ा है, जो हम लोग अर्थशास्त्र से जो चीज़ें उठाती हैं वो हमारे हिस्टोरिकल रूप से, इतिहास के रूप से हमारे और आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और पेपर के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है, तो वही चीज़ हम लोग उठाते हैं, वही चीज़ ये लोग भी उठाते हैं और फिर चीज़ की चर्चा करते हैं। तो जो इसका जो और फिर और इसी में तीर्थों का भी उल्लेख है। तीर्थ क्या हुआ करते थे? तीर्थ विभाग हुआ करते थे, और उन विभागों को संभालने में अधिकारी हुआ करते, उन संभालने के लिए उनको एक एक मंत्री नियुक्त किया जाता था, या फिर कह सकते हैं अधिकारी नियुक्त किया जाता था। तो जो आजकल से अगर उसकी तुलना करें, कैबिनेट मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है, उसकी अगर तुलना करें आज के दौर से, तो बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट बैठती है। तो इस वजह से उसको मंत्रिपरिषद किया गया। लेकिन एनसीईआरटी में अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप लोग। मैं उसको सर्च किया था काफ़ी, एनसीईआरटी में मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से इतिहासकारों ने उसकी बात कर दी है। तो चूंकि पूरा अर्थशास्त्री, मैंने तो सौरभ चौबे की बुक और सौरभ चौबे की बुक दोनों में नहीं, मैंने एमसीक्यू में भी मैंने सर्च किया था, एमसीक्यू में भी महाभाष्य में दिया है, तो महाभाष्य में कहीं ऐतिहासिक सूत्र, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसमें ऐतिहासिक सूत्र बहुत ही कम है, जिसमें हालांकि हम लोग जो विदेशी आक्रमण हुए थे, कुषाणु वगैरह, उनके जो बैक्टीरियंस थे, तो उनका जिक्र वहाँ पे हुआ, यूनानी आक्रमण की बात हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उल्लेख मिलता है। लेकिन मंत्रिपरिषद का भी मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उसमें जो सौरभ चौबे की बुक है उसमें दिया गया है, तो मैं उसको एक बार फिर से उसको सौरभ चौबे की बुक को पढ़ लूँगा। लेकिन एमसीक्यू की जहाँ तक बात है, ये जीआईसी लेक्चरर में इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीजी। ठीक है, जीआईसी लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ, उसका जवाब अर्थशास्त्र ही दिया हुआ है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं हालांकि इसको महाभाष्य भी चेक कर लूँगा, जैसे मैंने अर्थशास्त्र चेक किया था, एक बार महाभाष्य भी खोल के देख लूँगा पूरा कहाँ कहाँ दिया है। मैंने जैसा कि बताया ना कि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, और चूंकि हम लोग एनसीईआरटी मानते हैं, जब एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है चंद्रगुप्त सभा का या उसकी मंत्रिपरिषद का। सौरभ चौबे के दोनों बुक में दिया गया है, तो उसका जरा स्क्रीनशॉट मुझे लेके भेज दीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। ठीक है, या फिर मैं ऑनलाइन इसको जो
पेज नंबर बता दीजिएगा, मैं तो उसको ऑनलाइन उसको खोल के देख लूँगा। हाँ, प्रश्न तो हर प्रश्न का अलग अलग जान ही रहे, बहुत महत्व है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इतिहासकार अपने अपने मत रख देते हैं। ठीक, उन्होंने जैसे मंत्रिपरिषद लिख दिया होगा, चौबे जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने मंत्रिपरिषद होते थे, जैसे कि मैंने बताया है कि वो एक कैबिनेट की तरह काम करते थे वो अधिकारी। ठीक, तो उन्होंने लिख दिया, उन्होंने इस चीज़ को उसके उससे कंपेरिजन करके उन्होंने मंत्रिपरिषद की संज्ञा दे दी होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं भी इसका मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं, मैं उसको चेक कर लूँगा, और इस क्वेश्चन को, जी सर ठीक है, इसको क्वेश्चन को मैं चेक कर लूँगा। अगर चेक करने के बाद मुझे लगता है कि वो आप सही कह रहे हैं, तो आप उसी को मानिएगा। लेकिन जीआईसी लेक्चरर में उसका जवाब महाभाष्य भी दिया हुआ था उसमें, तो उसका जवाब उन्होंने अर्थशास्त्र ही माना है। और आप ये भी जानते हैं कि जो महाभाष्य लिखा हुआ है वो मतलब पतंजलि द्वारा लिखा हुआ है, वो हमारा बहुत बाद का लिखा हुआ है। ठीक है, मौर्यों के बाद जो शुंग शासन काल हुआ था उसमें लिखा गया है। तो ज़्यादातर अगर मानने की कोशिश करेंगे तो हम अर्थशास्त्र को ज़्यादा मानना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उसी के शासन काल के समय में लिखी गई है। अगर उन्हीं के शासन काल में इस पर उल्लेख नहीं है तो बाद में कैसे हो सकता है। एक मतलब कॉमन सी बात, मतलब वैसी बात बता रहा हूँ, ताकि देखते हैं। आपने कहा, मैं उसको बिल्कुल 100% उसको चेक करूँगा, फिर से चेक करूँगा। तो पारिक बंदरगाह कहाँ स्थित था दोस्तों? इसको अपरांत, जिसको हम लोग उत्तरी कोंकण के नाम से जानते हैं। किसको? उत्तरी कोंकण। ठीक, अपरांत जहाँ भी आ जाए, कभी कभी इसको मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि ये कहाँ, इसका किस संदर्भ में लिया गया है। तो अपरांत का मतलब होता है उत्तरी कोंकण। चलिए 12वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अखिलेश। मैं इसको वो मत होइएगा, मैं इसको चेक करूँगा फिर से आपको, और कल फिर उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर लूँगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने उसको काफ़ी फिर पढ़ा था, उसके सारे अधिकरण पढ़े, सारे अधिकरण ढूंढे, और सारे अधिकरणों में सब राज्य की व्यवस्था, अधिकारियों का जिक्र, और किस तरीके से उसके जैसे सप्तांग बताए गए हैं, मंडल योनि में सप्तांग बताए गए हैं, उनकी बात की गई है कि राज्य को कैसे कैसे काम करता। 12वें पे आते हैं। हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीस की अभिन्नता स्थापित की है। ठीक है, किससे स्थापित की है? स्कंद से, शिव से, कृष्ण से और पर्जन्य से। तो हेराक्लीस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कृष्ण से संबंधित था। और मैगस्थनीज की इंडिका में इस बात का जिक्र है कि उस समय जो मथुरा के निवासी थे, मैगस यार बढ़ा रहा हूँ। हाँ, कृष्ण से, मैगस्थनी की जो इंडिका थी, मैगस्थनीज की इंडिका में इनका जिक्र हुआ है इसका, कृष्ण का। उसमें वहाँ के मथुरा के लोग उनको हेराक्लीस के रूप में पूछते थे। 12 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 13वें पे आ जाते हैं। शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? यह पशुपति संप्रदाय के एक प्रमुख लक्षण पशुपात विमोचन से अभिन्न अंग है। ठीक है, सेकंड है, यह लकुलिस का जन्म स्थल है। लकुलिस कौन थे? लकुलिस जो शैव संप्रदाय जो पशुपति संप्रदाय था, उसके जो क्या बोलते हैं, जो निर्माणकर्ता कह सकते हैं, उनकी बात हो रही है। ये वही थे। और इनको तो शिव का अवतार भी माना जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। यह कपालिकों के व्रतों में से एक व्रत था। यह कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक निर्धारित एवं धार्मिक कृत्य था। तो दोस्तों, जो कायावरोहण है, वो कायावरोहण कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, ये लकुलिस के जन्म स्थान की बात हो रही है। हाँ, अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का नाम नहीं है। मैं चंद्रगुप्त का नाम स्पष्ट रूप से नहीं, मैंने बताया ना कि चंद्रगुप्त सभा एक मौखिक मौखिक रूप से बोल दिया गया है, लेकिन नाम नहीं है। लेकिन जैसे मंत्रिपरिषद की मैंने बात की है, मंत्रिपरिषद का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन एक जिस तरीके से उनकी संरचना दी गई है, बात की गई है, और मंत्रियों की बात की गई है, नगर व्यवस्था के बारे में बात की गई है, मैनेजमेंट की बात की गई है, तो उसी आधार पर उसको मंत्रिपरिषद बोल दिया है मौखिक रूप से। जैसे कि बहुत से, जैसे यहाँ इस समय के जो राइटर्स, उस समय के जो राइटर्स थे, जैसे कि अशोघोष, उनको कांट, वॉल्टेयर वगैरह से कंपेयर कर देते हैं, और मौखिक रूप से उनको उनकी परिभाषा दे देते हैं। तो दोस्तों, इससे मतलब कुछ कुछ आप समझ ली उसी की तरह है, लेकिन महाभाष्य वाली चीज़ मैं बिल्कुल चेक करूँगा।
किसके, कौन से राइटर हैं? सौरभ चौबे की बुक। ये सौरभ चौबे की मैंने बुक वैसे कभी पढ़ी नहीं है, और एंशियंट हिस्ट्री की बुक है या फिर एक गाइड टाइप की है जिसमें मतलब फैक्ट्स वगैरह दिए होते हैं। 13वां बात कर रहा है, स्मृतियों में उल्लेखित अपधर्म के विषय में कौन एक सत्य है यहाँ पे। ठीक है। इसका तात्पर्य या कर्तव्यता से था, इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी, इसका तात्पर्य या ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ से था, और डी इसका असहाय या विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्यों से था। सौरभ चौबे की दोनों बुक में दिया गया, दोनों बुकें उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री से ही लिखी हैं क्या? मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा। पेजेस नंबर अखिलेश मुझे भेज दीजिएगा, पेज नंबर कौन सा है, मैं चेक कर लूंगा। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव भेजिएगा, अगर थोड़ा उसने उन्होंने डिस्क्राइब किया है तो बताइएगा। ठीक है। स्मृतियों में उल्लेखित अपधर्म के विषय में से कौन सा एक सत्य है? तो दोस्तों इसकी जब इसका विषय क्या था? इसका विषय ये था कि विपरीत परिस्थितियों में या आपत्ति काल की स्थितियों में लोग एक दूसरे का जो व्यवसाय था उसको अपना सकते थे। विभिन्न वर्गों के लोग थे, जिसमें आप लोग सभी जानते हैं कि जो वर्ग थे स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाग थे, वो एक दूसरे के कर्मों को अपना सकते थे। हालांकि ये भी एक मौखिक वाक्य थी, ऐसा होता नहीं था। ऐसे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर। 14वें नंबर पे आते हैं, मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पे मिलता है? पुलिंद की बात हो रही है, हिंद यवन शासकों की बात हो रही है, थर्ड कुषाण शासकों की बात हो रही है, फोर्थ गुप्त शासकों की बात हो रही है। चौदहवा, मातृ देवी उमा की बात हो रही, मातृ देवी उमा की बात हो रही। जैसे पीछे एक क्वेश्चन आया था, तो ये कुषाणों के जो कुषाण शासक थे उन पे, उनके सिक्कों पे अंकित है। इस पे जो स्पष्ट रूप से हुविस्क के सिक्कों पे उमा का शिव और उमा का अंकन आपको देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14 का सही, हाँ अखिलेश 14 का सही, बिल्कुल सी, बिल्कुल ठीक है। 15 पे आते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित शासक नहीं है? चेर शासक, कारिकल। चेर शासक क्या है, कौन सा सही सुमेलित है, सॉरी। चेर शासक कारिकल, चोल शासक सिमुक, पांड्य शासक नेडुजेलियन, और सातवाहन शासक सेन गुट्टवन या सेंग गुट्टवन। ठीक। जैसे कि यहाँ पे बता दूं, जो कारिकल था, कारिकल कौन था? चोल शासक था। ठीक। कारिकल कौन था? चोल शासक था, प्रारंभिक स्तर का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और कारिकल का जो अर्थ हुआ जले, कारिकल का जो अर्थ होता था जले हुए पैर वाला। ठीक। सिमुक कौन सा था? सिमुक सातवाहनों का प्रथम शासक था। ठीक। और नेडुजेलियन कौन था? ये पांड्य शासक था। और सातवाहन सेन गुट्टवन, ये ठीक। इस पे आ जाते हैं पांड्य। तो नेडुजेलियन इसका 15 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। एप्स हो गया। 16वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? ठीक। तोलकप्पियम तथा तिरुकुरल की बात हो रही है, ऐनानूर एवं पुरनानूर की बात हो रही है, पदरी पत्तू एवं मुरे कच्चान मधुर कंचरी होना चाहिए। चलिए ठीक है। और लास्ट है शिल्पदिकारम एवं मणिमेखले। बताइए इसमें से कौन सा होगा? 15 का सी, हाँ। इतिहास में क्या है कि बहुत से ऐसी चीज़ों के अभी तक एविडेंस हमें नहीं मिले हैं। जैसे कि हम लोग मौर्यंस की बात करते हैं, मौर्यंस के जो स्थान बताए गए हैं उसमें बहुत से कम चीज़ों का उत्खनन हुआ, उनकी बहुत सी कम चीज़ें मिली हैं। इनफैक्ट उनकी जो पर्ण मुद्रा थी उसका साहित्यिक एविडेंस हमारे पास मिलता है, लेकिन अभी जो पर्ण मुद्रा थी अभी स्पष्ट रूप से हमारे सामने उत्खनन में नहीं पाई गई है। तो वो एक मौखिक रूप से आप मान लीजिए कि हाँ, कि वो साहित्य में दिया है, तो उस समय उसकी व्यवस्था रही होगी। अब यहाँ पे आदमी अपने अपने विचार रख देता कि हो सकता ना रही हो, ये किसी कोई और मुद्रा हो, तो वो चीज़ें होती है बहुत सी इतिहास में। इसलिए बहुत से क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन अपने आप हो जाता है। तो कोई इतिहासकार कुछ और व्यक्त कर रहा है, कोई इतिहासकार कुछ और कह रहा है उसमें। तो निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य हैं? ठीक। इसमें दोस्तों आंसर बिल्कुल इसका डी सही होगा, शिल्पदिकारम, जिसका 16 का ए। अरे अखिलेश तुमसे ये कैसे हो गया? ठीक।
तमिल साहित्य के महाकाव्य, तमिल साहित्य के 5 महाकाव्य जैसे कि आप लोग जानते हैं, शिल्पद्दिकारम हो गया, मणिमेखले हो गया, जीवक चिंतामणि हो गया, और वलयपति हो गया, और एक कुंडलकेसी हो गया। ठीक। और शिल्पद्दिकारम की रचना इलंगो वाडिगल ने की थी, जो तुम्हारे सेनगुट्टवन के भाई थे। मणिमेखले की रचना शीतले सत्यनारायण की थी, जो बौद्ध थे। जीवक चिंतामणि की रचना तिरुक्कुदेवर ने की थी, जो एक जैन थे 10th सेंचुरी में। और कुंडलकेसी और नाथ कुत्तनार, यार इन लोगों के दरअसल संगम काल के जितने लोग हैं, जितने लोग भी थे, या फिर जितनी टर्मोलॉजी बहुत टफ है, तो याद करना उसको बहुत टफ है। ठीक। तो शिल्पद्दिकारम का ये भी अर्थ होता है, उसमें वो है निपुर की कथा। क्या? नुपुर की कथा, शिल्पद्दिकारम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अखिलेश, इट्स हैपन। और बहुत इसमें डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग जानते होंगे, पढ़ रहे हैं। और शिल्पद्दिकारम क्या है, चलिए मैं इसको बिल्कुल बाद में बता दूंगा, इसकी कहानी थोड़ी सी। 17 पे आते हैं। बैक्टीरिया जो प्रारंभिक काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार तंत्र का मूल क्षेत्र था, आज के निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था, किस स्थान से संबंधित है? सामने आपके आंसर दिए हुए हैं, पंजाब है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है। बताइए। सॉरी। पंजाब, बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। दोस्तों जैसे कि बैक्टीरिया का अ, जो स्थान था, उस स्थान को जो आज की तारीख में जो डिनोट किया जाता है, वो हमारे अफगानिस्तान से डिनोट किया जाता है। कहाँ से? अफगानिस्तान के इसके आसपास का क्षेत्र, जो थोड़ा सा भारत से ही और उस काल में तो आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ है, जो मौर्यन का शासन काल था, वो अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, भारत के सारे हिस्सों में, और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो इस बात से बहुत आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। तो नहीं, वो सिक्का मैंने बताया है कि जो मौर्यंस की जो मुद्राएं थी, जो उस समय प्रचलन में थी। अभी जो मौर्यंस की जितना भी चीज़ों का उत्खनन हुआ है, उसमें जैसे कि उनका जो राजप्रसाद था, कुरमहार बिहार से वगैरह जगह जगह से मिला, उस जगह से मिला है। लेकिन जो मुद्राओं का प्रचलन था, जो साहित्यों में दिया है, उन मुद्राओं के जो लिखित अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, ठीक है, जैसे खुदाई में मिले हों, उस तरीके से हमारे पास उसके एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सर वो सिक्का निष्क था जो नहीं मिला था। ठीक। चलिए दोस्तों, 18 पे आते हैं अखिलेश। चलिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। नीचे से जो कूट सही उत्तर है उनका चयन कीजिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, ठीक है। कारण क्या? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। तो उपयुक्त दो संदर्भ निम्नलिखित क्या बयान कर रहे हैं? कथन ए और आर दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या करता है आर। कथन ए और कारण दोनों सही है, किंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं करता। कथन ए सही है किंतु आर, अरे यार, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। बताइए। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक थे, जैसे कि आप सभी लोग जनाए, तो सबसे फेमस शासक उस दौर के हुए थे। और तो इनको चतुर्वर्ग व्यवस्था का इन्होंने विरोध नहीं किया था, बल्कि इन्होंने उसकी पुनः स्थापना की थी। और इनको जो कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है, कहीं कहीं इनको आदित्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। और उन्होंने जो वर्ण संकर जो कह सकते हैं कि उनके समाज में वर्ण संकरता जो बढ़ती जा रही थी, यानी कि प्रजातियों की संख्या जो बढ़ती जा रही थी, उन्होंने इस पे लगभग प्रतिबंध सा लगाया। तो ए गलत है और आर बिल्कुल सही है। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि इन्होंने ही पहली बार जो भूमि दान देना पहली बार इन्होंने ही शुरू किया था। ठीक। 19वें पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कुषाण राजा कौन थे जिनके सिक्कों पर शिव अथवा शिव एवं नंदी अथवा शिव का कोई आयुध अंकित है? मतलब जिनके ऊपर शिव और नंदी अथवा इस तरीके से कोई चीजें अंकित है। होविस्क, कनिष्क, कुजल कटफिशस और विंड कटफिशस, बताइए। होविस्क, कनिष्क और विम कटफिशस, बताइए कौन सा होगा। जैसे कि हुबिस को मैंने बताया कि शिव, उमा, पार्वती, इस तरीके से इनके सबसे अधिक देवी देवताओं का अंकन इस पे मिलता है। कनिष्क की जो मुद्राएं मिलती हैं उनके कनिष्क की मुद्राओं में आइसो लिखा है, आइसो का अर्थ वहाँ पे शिव है। ठीक है, आइसो। कौन सा अखिलेश टीजीटी के सिलेबस में नहीं है? ये वाला पोर्शन। अखिलेश जरा मुझे बताना क्या टीजीटी के कौन सा हिस्सा सिलेबस में नहीं है? नाइन्थ का डी। ठीक है, नाइन्थ का डी कह रहे हैं, डी बिल्कुल सही है। आइसो ध्यान रखिएगा, आइसो कनिष्क के सिक्कों पे भी अंकित है, वासुदेव के सिक्कों पे भी आइसो अंकित है। आइसो का अर्थ शिव से लगाया जाता है। बीच कह रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास में निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। मौर्य शासन का विस्तार, महापाषाण संस्कृति का आरंभ, संगम युग युग और पल्लव प्रभुत्व की बात हो रही है। मौर्य प्रशासन का विस्तार, महापाषाण संस्कृति का आरंभ, संगम युग और पल्लव प्रभुत्व। निष्का डी। तो सातवाहन वो कनिष्क वगैरह कुषाण वगैरह काल नहीं है क्या तुम्हारा? जो मौर्योत्तर काल बीच का हिस्सा शायद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। महापाषाण संस्कृति का आरंभ की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृति कौन सी आरंभ हुई थी? महापाषाण संस्कृति आरंभ हुई थी। ठीक, लगभग 1000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉर्यंस के बारे में लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास इनका जिक्र होता है। यानी कि दो के बाद एक है। फिर संगम काल आ जाता है। फिर आखिर में लगभग 5th या 6th सेंचुरी के आसपास पल्लवों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, यानी कि 2 1 3 4। ठीक। तो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल से पंचवर्षण वीरों का उल्लेख करने वाला एक प्राचीन अभिलेख मिला है? ठीक, पंचवर्षण वीरों का उल्लेख करने वाला एक प्राचीन अभिलेख मिला है। घोसुंडी अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख है, द्वारका है, मथुरा है। 20 होगा, 20 का बी होगा। हाँ, 20 का बी अखिलेश बिल्कुल सही है। ठीक है, और 20 वर्ष का दोस्तों पंच वर्षण वीरों का उल्लेख मथुरा में मिलता है। मथुरा में एक जो अभिलेख है मोरा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक, मोरा अभिलेख। और इसकी जो रचना किसने की थी? तोसा नाम की एक, तोसा नामक महिला ने। तो इसमें किस किस का उल्लेख हुआ है? इसमें जैसे वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सांब का इसमें उल्लेख हुआ है। पंचवर्षण वीरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से अगर हम पौराणिकता पे जाएं, जो इनके जो कृष्ण और जामवंती के पुत्र थे, सांब। और सांब के कारण ही यदुवंश का, पूरे यदुवंश का नाश हो गया था। हालांकि जब आप इसकी कहानी इंटरनेट पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ये पौराणिक है, और जिसका अगर देखा जाए हमारे इतिहास से बहुत कुछ हमारे इतिहास और हमारे सिलेबस से खास तौर से हमारे सिलेबस से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। वो हमारे सिलेबस का लगभग हिस्सा नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया है, कभी कभी आजकल क्वेश्चन क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब इस तरीके से कुछ आ जाते हैं कि पूछ लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चन जरूर आप समझ लो। अगर आप जैसे पीजीटी में जा रहे हैं तो 10 5 क्वेश्चन तो ऐसे रखे ही मिलेंगे कि आपका दिमाग एकदम हलचल मचा देंगे दिमाग में। संगम साहित्य में उल्लेखित शब्द नाडुकल क्या है? ठीक है, वेलिर राजा से संबंधित था और स्मरण पस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। नाडुओं पर एक कर था। भारत रोम व्यापार में एक निर्यात की वस्तु थी।
देखो आप लोगों को जो भी देख रहे हैं, अखिलेश हो गया या पीयूष वगैरह, आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट जो अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो थोड़ा सा हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। और 3 दिन बाद क्लास हुई है, थोड़ा सा गैप हो गया, लेकिन अब रेगुलर क्लास हो गई, कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलिए खैर बोलते हैं। नाडो पर एक कर था और भारत रोम व्यापार में एक निर्यात की वस्तु थी। ये लोग हम लोग देखते हैं, इसका बी स्तर सही होगा। जो स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसमें क्या होता था, नाडुकल क्या, जैसे बहुत से जो योद्धा हुआ करते थे, 22 का सी, नाडुओं पर एक, नाडुकल। संगम साहित्य में नाडुकल, ये नाडू जैसा लग रहा है, नाडुओं पर एक कर जैसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन ना ये वो वाला कर नहीं है, ठीक। जो संगम साहित्य की बात हो रही है, संगम साहित्य की, संगम साहित्य की बात हो रही है, संगम साहित्य की बात हो रही है। तो स्मरण पत्थर के अर्थ में इसका प्रयुक्त हुआ। स्मरण पत्थर के अर्थ में इसलिए प्रयुक्त हुआ, जो समय के जो कुछ योद्धा हुआ करते थे, शहीद हो जाते थे, युद्ध क्षेत्र में मारे मारे जाते थे, तो उनके नाम का एक प्रस्तर स्थापित कर दिया जाता था और उन पे उनका नाम वगैरह लिख दिया जाता था। तो उस स्मरण प्रस्तर को ही हम लोग नाडुकल बोलते हैं, ठीक। तौल एवं मानव के राज्य की प्रमाणीकरण और उसके आवधिक निरीक्षण का विधान किसने किया था? मनुस्मृति में मिलता है, नारद स्मृति में मिलता है, बृहस्पति में मिलता है, पराशर स्मृति में मिलता है, बताइए। तो दोस्तों मनुस्मृति आप सभी लोग जानते हैं विधि से संबंधित है, नारद स्मृति भी विधि से संबंधित है, और इसी में जो दासों का उल्लेख किया गया है, हालांकि अर्थशास्त्र में भी दासों का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार के दास थे। और बृहस्पति भी एक तरीके से विधि थी और पाराशर स्मृति भी एक तरीके से विधि थी, लेकिन माप तौल मानव का राज के प्रमाणीकरण उसके आवधिक निरीक्षण का जो विधान किया गया है वो बृहस्पति में किया गया था, ठीक है। 24 पे आते हैं। संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्यिक संबंध थे। संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्यिक संबंध थे, अनेक वस्तुओं का तमिलनाडु से रोम का निर्यात होता था। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसका निर्यात नहीं होता था? तो सामने आपके जवाब है, मसाले हैं, वैदुर्य है, हाथी दांत है और शराब है। तो दोस्तों इसका जैसे मसाले यहाँ से निर्यात किए जाते थे, हाथी दांत यहाँ से निर्यात किए जाते थे, वैदुर्य यहाँ से निर्यात किया जाता था। एक तरीके से ये एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, कोई वैदुर्य का मणि टाइप का ऐसा कुछ समथिंग हुआ करता था वैदुर्य, उसी कुछ मतलब पत्थर के मतलब स्टोन जो होते थे, महत्वपूर्ण जो स्टोन होते थे बहुत महंगे टाइप में। और फिर उस चौथा ऑप्शन है शराब। दोस्तों शराब यार, शराब कौन ही आया निर्यात करेगा, हैं? लोग आयात करा रहे हैं, आयात कौन करेगा यहाँ वहाँ से? मतलब यहाँ से निर्यात नहीं होती थी, यहाँ से शराब को निर्यात नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कंजप्शन बहुत ज़्यादा था, यहाँ ऑलरेडी बहुत सारा कंजप्शन था, यहीं की पूर्ति हो पाती थी। तो दोस्तों इसमें निसंदेह आप लोग इसको शराब को लगाइएगा यार। देखिए उस समय भी ये कितनी महत्वपूर्ण वस्तु थी, उस समय भी आज से कई हज़ार साल पहले भी ये कितनी महत्वपूर्ण वस्तु थी, और इनफैक्ट आज भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, और जिससे सरकार बहुत बड़े पैमाने पे पैसा कमाती है, अपनी झोली में रखती है और आपको हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था भी करती है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्लिनी, प्लिनी ने क्या लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। और टॉलमी ने क्या लिखा है? भूगोल लिखा है। स्ट्रेबो ने क्या लिखा है? अरिथन समुद्र का पोत विहार। और कॉस्मोस क्या लिखता है? इंडियन स्थान वर्णन, ठीक। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सुमेलित हैं। प्लिनी हो गया, टॉलमी हो गया और कॉस्मोस हो गया, और स्ट्रेबो ने ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, यानी कि स्ट्रेबो इसका सही आंसर हो गया। पेरिपल्स ऑफ द अरिथन श्री की जो व्यवस्था की गई है वो इसका एक 24 का डी, अज्ञात जो उसका एक लेखक है वो अज्ञात है, तो इसका स्ट्रेबो का है बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 27 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सूची में निम्नलिखित सूचियों में दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। व्यापारी, शिल्पी, श्रेणियों का संघ और कार्य। दोस्तों ये मैं क्वेश्चन बाद में चेक किया था, इसमें जो ऑप्शन है बहुत गलत दिए हुए हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे। 28, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से समुद्री व्यापार करते थे। कनिष्क की बात हो रही है, यानी कुषाण शासकों की बात हो रही है, और उनके पास एक सुसंगठित नौसेना थी।
उनके पास एक सुसंगठित नौसेना थी। तो ये तो सच है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते थे, उनका समुद्री व्यापार हुआ करता था। और लेकिन उनके पास एक सुसंगठित नौसेना थी, इसका जिक्र ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नहीं माना जाता है कि उनके पास एक सुसंगठित सेना थी। तो ऐतिहासिक तथ्य इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों उसका जवाब आर बिल्कुल गलत होगा। ए सही है, आर गलत है। ए सही है परंतु आर कारण आर गलत है। इसका जवाब सी सही होगा। अच्छा, ये एक बात और बता दूं, इस समय चाइना के साथ इनका वॉर हुआ था, कनिष्क का। कनिष्क का चाइना के साथ वॉर हुआ था, जिसमें पहले जो पहला युद्ध हुआ था जिसमें ये पराजित हुए थे। सेकंड भी वॉर हुआ था जिसमें इन्होंने जो चाइना का जो सेनापति था उसको पराजित करके उसके बाद ही इन्होंने सिल्क मार्ग पे अधिकार स्थापित कर लिया था। जो पूर्ण शासन कनिष्क के शासन काल तक इनका आधिपत्य उस पर स्थापित रहा था। 29 पे आते हैं। यार देखो, तुम लोगों को अगर आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप रिकमेंड कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। और और कुछ क्वेश्चन इसमें विवादास्पद क्वेश्चन है, जैसे कि अखिलेश ने बताया कि इसमें ये दिया है उसमें वो दिया हुआ है। मैं जो है वो भाई उसको पढ़ूंगा और बिल्कुल 100% उसको आगे भी बताऊंगा उसमें क्या है क्या नहीं दिया, क्या आधार बताया गया। मेन चीज़ है आधार। आधार क्या दिया गया है, अपने थॉट्स। बहुत से राइटर्स अपने थॉट्स उसमें शामिल करते हैं। ठीक है, वो थॉट्स कब शामिल करते हैं, जब वो चीज़ें उनके स्पष्ट रूप से नहीं होता है तो वो अंदाजे लगाते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा। जैसा कि आप जानते हैं तराइन के सेकंड युद्ध में जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो, उसमें कुछ और वर्णन है। ठीक है, और उस समय के जो इतिहासकार थे इसामी द्वारा लिखित, जो इसामी ने अपनी किताब है उसमें उन्होंने जब लिखा है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे तो उनके जो भागने की कोशिश की, बाद में मोहम्मद गोरी ने उनको पकड़ लिया और कुछ समय तक उनके अधीनस्थ इन्होंने शासन किया। जब इन्होंने मोहम्मद गोरी की हत्या की साजिश रची तो पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दिया गया। तो इतिहासकार इसको ज़्यादा रिलेवेंट मानते हैं, ना कि पृथ्वीराज रॉसो को इस चीज़ पे। तो ये यहाँ पे आदमी अपने अपने थॉट्स शामिल कर सकता है, संभावनाएं बन जाती हैं। हीनयान और महायान बौद्ध मत 4 परिकल्पनात्मक विचार पद्धतियां वैभाषिक, सूत्रांतिक, माध्यमिक और योगाचार में विभाजित हैं। ठीक, इन चारों विचार पद्धतियों के संदर्भ दर्शन के ब्राह्मण ग्रंथों से हैं। ठीक, ये तो इस पर पहला जो कथन है वो तो स्पष्ट रूप से बिल्कुल सही है। हीनयान की जो भाषाएं थी वैभाषिक थी, सूत्रांतिक थी। महायान की कौन सी भाषाएं थी, वो शाखाएं थी, माध्यमिक और योगाचार। और माध्यमिक को जैसे कि आप लोग शून्यवाद के नाम से भी जानते हैं, योगाचार को विज्ञानवाद के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पहला तो बिल्कुल सही है। और चारों विचार की पद्धतियाँ दर्शन ब्राह्मण से ली गई है, ये बिल्कुल गलत है। उनका दर्शन ब्राह्मण से नहीं लिया गया है, यानी कि ये सही है, आर गलत है। 29 का सी। 30 पे आ जाते हैं। 30 क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की बताइए। ठीक है, आंसर पीछे दिया गया था। तोलकप्पियन ने सबसे पहले क्या लिखा था, तोलकप्पियम किसने लिखी थी, तोलकप्पियार ने लिखी थी। फिर शिल्पद्दिकारम किसने लिखी थी, इलंगो वाडिगल ने लिखी थी। मैडी मैखले किसने लिखी थी, शीतले सत्रनाल ने लिखी थी। और तिरुकुल ने किसने लिखी थी, तिरुवल्लूर। तिरुकुरल को इसको कुरल भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ए का 4। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। चलिए 31 पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से राजाओं और उनके राजवंशों की बात की गई, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उदयन जेरल चेल शासक था, नैदुन चेलियन पांडे शासक था, सेन गणन चोल नरेश था और पारी पल्लव्स थे। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो पारी। ठीक है, 31 में। चलिए 32 पे आते हैं। आज क्लास लगता है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कुछ एक चीज़ें थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में या का क्लियरिटी देने में थोड़ा सा समय अधिक व्यतीत हो गया है। लेकिन मुझे लगता है चलिए जल्दी जल्दी इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और जो लोग जुड़े हैं प्लीज़, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ रिकमेंड कीजिए, आगे अपने दोस्तों को बताइए। नुकसान नहीं होगा यार, बेनिफिट ही होगा। ठीक है, नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा।
तो कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक, उन्नत व्यापार इस काल की विशिष्टता थी। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय में कुषाणों का जो व्यापारिक स्थिति थी बहुत अच्छी स्थिति थी, और रोमन से इनका व्यापार बहुत तगड़ा हुआ करता था। बहुत इनको रोमन से या रोमन साम्राज्य से बहुत अधिक मात्रा में सोने का आयात किया जाता था इनकी तरफ, जिसकी वजह से प्लिनी ने बहुत विषाद व्यक्त किया है, और फ्यूचर में आके रोमन साम्राज्य को इसके लिए कायदे नियम भी बनाने पड़े। ठीक, तो ये इसलिए हो पाता था कि उस समय का व्यापार बड़ा उन्नत अवस्था में था, इसलिए उन्होंने सोने के सिक्के काफ़ी जारी किए थे। तो ए आर की सही व्याख्या करता है कहाँ दिया गया है। पहला इसका आंसर बिल्कुल सही है 32 का। आ जाते हैं 33 पे। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म का उदय, अभी एक मैंने बताया था उसके बारे में चर्चा की गई है। बात करते हैं जस्टिन के विवरण में, एरियन के विवरण में, मैगिस्थनीस के विवरण में, और स्ट्रेबो के विवरण में। ठीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मैगिस्थनीस की जो इंडिका है उसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से कि जो अ, मथुरा के लोग थे, मथुरा के लोग हेराक्लिस नाम के एक देवता की पूजा किया करते थे, और हेराक्लिस का जो संलग्नता है वो हम लोग कृष्ण से संबंधित मानते हैं। तो ये कहाँ विवरण मिलता है? मैगस्थनीज की इंडिका में। 34 पे आप आ जाते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, बैरी पत्तन दिए गए हैं, अब उनके उनकी स्थिति कहाँ थी वो दिया गया है। बैरी गाजा, मुजरिस, सोपारा, सुवर्ण भूमि, मलाबार तट, वर्तमान मुंबई का तट, भारत का पूर्वी तट, और नर्मदा नदी के मुहाने पे। बताइए। जैसे मुजरिस कहाँ पे था? ठीक, मुजरिस किससे रिलेटेड था? मलाबार तट से। ठीक, सोपारा कहाँ स्थित था? वर्तमान मुंबई का तट। कहाँ? वर्तमान मुंबई का तट, जिसको सुपारिक भी कई कई जगह बोल दिया जाता है। और फिर सुवर्ण भूमि कहाँ से संबंधित थी? भारत का पूर्वी क्षेत्र। और वैरी गाजा किससे संबंधित था? नर्मदा नदी के मुहाने पे। ठीक, तो ए का 4, ए का 4 है, बी का 1 है, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है, और डी का 3 है। तो दोस्तों इसका जवाब डी बिल्कुल सही होगा। 35। देखिए, अगर आप लोग क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, हालांकि अखिलेश कह रहे हैं ये उनके टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, और ये हिस्सा नहीं दिया गया है टीजीटी के सिलेबस में। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, होने वाले हो सकता है अगर आप पीछे कभी पीजीटी दें तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाए इसका। 35। सूचियाँ दी गई हैं, और सूचियाँ किस किस से संबंधित थी उसकी बात की गई है। और ये संगम कालीन की सूचियाँ दी गई हैं। कुरिची दिया गया है, मुल्लई दिया गया है, मरुदम दिया गया है, नैथल कहा गया, सामने दिया पशुपालन खाद्य उत्पादन, सेकेंड है मत्स्य ग्रहण नमक उत्पादन, और आखेट है एवं खाद्य संग्रहण खाद्य उत्पादन एवं भंडारण। बताइए, बताइए इसका जवाब कोई है देने वाला? दोस्तों मिलाते हैं। अ, मरुदम, क्या मरुदम एक प्रकार की ऐसी भूमि हुआ करती थी जिसपे एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी, अगर कह सकते हैं चारागाह भूमि हुआ करती थी। और उस पर चारागाह भी हुआ करता था, एग्रीकल्चर लैंड भी हुआ करती थी, लेकिन स्पेशली ये क्या हुआ करती थी? खाद्य उत्पादन या फिर पशुपालन के लिए मरुदम, यानी कि डी का 1। ठीक, और नैथल एक जगह ऐसा स्थान था जो समुद्री तट के किनारे स्थित था। समुद्री तट का जो किनारे का हिस्सा था उसको नेथल या नेथल भी बोला जाता है। उसका मुख्य काम था वो, जैसे कि नमक उत्पादन या मछली उत्पादन हुआ करती थी। तो एक तरीके से देखें, नेथल का आंसर होगा डी का 2, यानी कि मत्स्य ग्रहण एवं नमक उत्पादन। मुल्लई क्या था? मुल्लई एक प्रकार का जो खाद्य उत्पादन एवं भंडारण। क्या तो गया, बड़ा टिपिकल से नाम है, बड़ा समझने में बड़ा समस्या हो जाती है। हाँ, कुरुचि है खाद्य उत्पादन एवं आखेट से संबंधित है। हालांकि इसको आप लोग जब देखेंगे वन क्षेत्र से भी माना जाता है, इसका जो वन क्षेत्र भी कहते हैं। और वन क्षेत्र आप सभी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उसमें आखेट भी किया जा सकता है और खाद्य संग्रहण भी होता है। मरुदम पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन एवं भंडारण। मरुदम का 4 होना चाहिए था।
35 का 3 हो गया, ठीक है। और सी का 4, डी का 2 हो गया। ये गलत हो गया, मरुदम। सी का 4 मुल्लई है। मुल्लई का अर्थ होता है, मुल्लई ऐसी भूमि को बोला जाता है जिसको चारागाह की भूमि हुआ करती थी, वो पशुपालन में मुख्य रूप से यूज हुआ करती थी। ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते थे, तो इसलिए दोस्तों कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। तो दोस्तों क्या मिलाते हैं, ए का 3 है, ठीक है, और ए का 3 है, और बी का 1 है, और सी का 4 है, और नेथल मत्स्य ग्रहण एवं नमक उत्पादन। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36। दरअसल संगम काल के जो नाम है ना यार, बहुत टिपिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, बड़ा याद करना उनको बहुत टेढ़ी खीर है, और ऐसे नाम है मतलब को कैरी नहीं कर पाता हूँ, काफ़ी मुश्किल है। संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है, ठीक है, ये सभी लोग, आप लोग इससे वाकिफ होंगे। परनार हो गया, अव्वयार हो गया, इलंगो वाडिगल हो गया, मामुलनार हो गया। तो मामुलनार जो एक तमिल कवि थे, उन्होंने इसका जिक्र किया है, और इनको उसमें अपने जिक्र में इन्होंने मरियार का जिक्र किया है, जिसकी जो संलग्नता है हम लोग देखते हैं मौर्य प्रशासन से मिलती है, यानी कि जो मौर्य काल या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो आक्रमण हुआ था, उसका ये यहाँ पे चर्चा करता है। 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बंदरगाहों पे विचार कीजिए। सोपारा हो गया, बैरिकम हो गया, पोदुका हो गया, मुजरिस हो गया, इसमें से कौन सा पश्चिमी तट के बंदरगाह थे? तो दोस्तों सिंपल है, सोपारा महाराष्ट्र पश्चिम तट का बंदरगाह था। मुजरिस अभी मैंने बताया मलाबार तट का मलाबार तट मतलब केरला। और बैरिकम, बैरिकम भी उसी क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। और सोपारा हो गया सेकंड, 2-4, 1-2-4। पदुका जो हुआ करता ना, उसको वो उसको जो आर कमेडू से जो आर कमेडू नाम से जानते हैं हम लोग आज की तारीख में, मतलब उसकी संज्ञा आर कमेडू दी गई है, मतलब उससे उसको संलग्नता की गई है। और ये कहाँ पे पड़ता था, पदुचेरी में। तो 1-2-4 का आंसर बी सही होगा, 37 का आंसर बी सही होगा। कमेंट करने वाला कोई है नहीं, कहाँ गए सब यार। चलिए कोई बात नहीं, अब चूंकि थोड़ा सा टिपिकल है, कई लोगों के साथ सिलेबस में नहीं है। चलिए खैर, भारतीय मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया था। तो कुमार जीव हो गया, असंग हो गया, वसुबंधु हो गया, अतीश और तिवाल, अतीश तिवाल। तो दोस्तों इसका जवाब हम लोग देखते हैं। इसका जवाब जैसे कुमार जीव कश्मीर के बौद्ध भिक्षु थे, और कश्मीर के बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने एशिया, मध्य एशिया और चीन में जाकर बौद्ध मत का प्रचार किया था। बौद्ध मत प्रचार में इन्होंने महायान शाखा का प्रचार प्रसार काफ़ी किया था। 39 पे आते हैं। निम्नलिखित विभिन्न संस्कृतियों में निरूपित करने वाली निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। एरेटिन मृदभांड, उत्तर काले पॉलिश वाले मृदभांड, और चित्तित धूसर मृदभांड, और गेरुए रंग के मृदभांड। इनका जो काल क्रम है वो हमको बताना है। इसका जो काल क्रम है, दोस्तों इसका क्रम को क्या बताना है, काल क्रम। तो मिल लेते हैं काल क्रम। जैसे गेरुए रंग के मृदभांड, जैसे गेरुए रंग के मृदभांड, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऋग्वेदिक काल था, उस ऋग्वेदिक काल से हम लोग इसको संज्ञा लगाते हैं गेरुए रंग के मृदभांड। और उत्तर काले पॉलिश वाले जो मृदभांड थे, वो जो लोह युग था, या फिर कह सकते हैं जो महाजनपदों का काल था, उससे जोड़ते हैं हम लोग। और चित्तित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। और एरेटिन किससे जोड़ा जाता है, एरेटिन जो कनिष्क का शासन काल था या कुषाणों के समय में इसको जोड़ा जाता है। तो हम लोग इसको मैच करते हैं पहले से लास्ट तक में। तो चौथे नंबर पे 4-3-और 2-1, 4-3-2-1, ठीक। आंसर डी होगा। 40 नंबर पे आते हैं। शुंगू के शासनकाल के दौरान कुछ यवन वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हुए, ठीक है। हेलियोडोरस ने वेशनगर में गरुड़ स्तंभ खड़ा किया था। तो दोस्तों इसका जो कथन और वो है, दोनों बिल्कुल सही है। जैसे कि हेलियोडोरस ने, जैसे एंटीकिडास के समय में जो शुंग शासक था भागभद्र, शुंग शासक था भागभद्र, उसके शासनकाल में आया था, और उसने यहाँ पे विदिशा में
गरुड़ ध्वज इस गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। तो ये दोस्तों दोनों ही सही हैं और ये दोनों एक दूसरे की सही से स्पष्टीकरण भी करते हैं, यानी कि 40 का ए बिल्कुल सही है। आ जाते हैं 41 पे। सुमेलित के लिए नीचे जो कूट दिए गए हैं, कूटों का हम लोग सुमेलन करना है कूटों का, और सामने जो चीज़ें दी गई हैं ये हम लोग अभी कर चुके हैं, लेकिन नामों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन फिर से क्रिएट कर दिया गया, फिर से चेंजेस कर दिए गए नाम थोड़े थोड़े। जैसे मरुदम की जगह मरुतम कर दिया गया है। तो मरुतम कौन सी भूमि होती थी? जैसे मरुदम ऐसी भूमि होती थी जो जो एग्री जो आज के तल के हम लोग एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात हो रही है, तो मरुदम क्या उसे भूमि होती थी? उपजाऊ नदी भूमि होती थी, ठीक है। और नेप्तल कौन सी भूमि हुआ करती थी? तटीय क्षेत्र। क्या सी भूमि हुआ करती थी? तटीय क्षेत्र। और मुल्लान कौन सी क्षेत्र हुआ करती थी? चारागाह एवं जंगल। और कुर्ची कौन सा क्षेत्र हुआ करता था? पहाड़ी एवं वन। पहाड़ी एवं वन जहाँ से आखेट और खाद्य चीज़ें प्राप्त की जाती। तो मिला लेते हैं, ए का 2 है। अ, चलिए, ये तो यहीं से आ गया। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, अक्सर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। सुमेलन करना, ठीक है। दो सूचियां दी गई हैं, दोनों को सुमेलित हमको करना है। एक सूची में दिया गया प्रस्तर हाथी और चतुष्पदीय सिंह दिया गया, शुंग कर्ण नक्काशी दी गई और भव्य प्रवेश द्वार दिया। सामने सांची है, सारनाथ है, धौली है, भारहूत है। बताइए। आज क्लास में काफ़ी लोग मौजूद नहीं रहते, शायद 3 दिन बाद हुई है, इसलिए शायद काफ़ी लोग गायब हो गए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज के बाद मैंने बताया कि जैसे कि रेगुलर क्लासेस होंगी, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आई होप आप लोग भी रेगुलरली ज्वाइन करेंगे और इसमें शामिल भी रहेंगे। प्रस्तर हाथी एक, जैसे धौली में प्रस्तर हाथी की स्थापना धौली में की गई है। धौली कहाँ पे स्थान पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो वहाँ पे एक विशाल प्रस्तर हाथी की स्थापना की गई है, यानी कि धौली, ठीक। चतुष्पक्षीय सिंह सभी लोग जानते हैं, ये किससे संबंधित है? सारनाथ से संबंधित है। और शुंग कर्ण नक्काशी आपको देखने को मिलती है। शुंग कर्ण जो नक्काशी थी वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? शुंग कर्ण नक्काशी आपको देखने को मिलती है भारहूत में। भारहूत, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, भारहूत जो स्तूप था उसकी स्थापना अशोक ने की थी, लेकिन शुंग काल में उसके शुंग काल का उसका विस्तार किया गया था। उसमें जो पाषाण की जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, यह जो चारों तरफ वेदिकाएं थी लगाई गई थी और जंगले बनाए गए थे, वो पाषाण के बनाए गए थे भारत में। और इसकी जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर कर्निंगम ने 1873 में की थी। हाँ, पाषाण वेदिका तोरण, जो साइड में जो पिलर्स बनते थे, द्वार बनते थे, उनको तोरण कहा जाता था, उसकी स्थापना की थी। और भव्य प्रवेश द्वार यानी कि तोरण सांची से संबंधित है। तो मिला लेते हैं, ए का 3 है, बी का 2 है, ए का 3 है, बी का 2 है, ये सही है। और सी का 4 है, डी का 1 है। आ जाते हैं 43 पे। निम्नलिखित में से किसने एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षु में परिवर्तित होने की कथा मिलती है? शिल्पद्दिकारम, मणि मेखले, तोल्पक्यम, मुद्रे कंची। और इसमें से एक दो जो हैं, हमारे जो 5 तमिल महाकाव्य हैं उसमें अ, तो कोई कमेंट नहीं है, खैर कोई बात नहीं। अ, इसमें अब भी अखिलेश शामिल थे कमेंट कसने में, लेकिन उनका सिलेबस में बताइए, ये वाला पार्ट सिलेबस में हिस्सा नहीं है, टीजीटी में इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो ये खैर जो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं पीजीटी के लिए दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होगा। निम्नलिखित के नर्तकी के बौद्ध भिक्षु में परिवर्तित होने की कथा मिलती है। शिल्पद्दिकारम हो गया, मणि मैखले हो गया, तुलकप्पियम हो गया, मुदेर कांची हो गया। तो दोस्तों ये कथा शिल्पद्दिकारम एक व्यापारी कोवलन तथा उसकी पत्नी कनगी तथा उसकी एक प्रेमिका माधवी की चर्चा करता है। और मणि मेखले क्या है? उस शिल्पद्दिकारम की जहाँ कथा खत्म होती है उसके आगे की कथा बात की गई है। इसमें शिल्पद्दिकारम में जो नायक था कोवलन, और जो उसकी प्रेमिका थी माधवी की एक लड़की थी मणि मेखले, उसकी बात की गई है। मणि मेखले ने भी, इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, और इनकी माता मणि माधवी भी बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। तो ये कथा कहाँ मिलती है? मणि मेखले में मिलती है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं।
कुषाण राजाओं ने देवपुत्र कुषाण जैसी पदवियां धारण की। कनिष्क के पूर्ववर्ती राजाओं ने भी सर्वलोक ईश्वर महेश्वर जैसी पदवियां धारण की। यह दर्शाता है कुषाण राजा थे, प्रभु शिव के भक्त थे, बड़ी बड़ी पदवियां धारण करते थे, जो शक्ति एवं ख्याति की प्रतीक थी, दैवीय राजतंत्र में विश्वास रखते थे, अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाते थे। तो इसका जो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो समय के जो राजा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप सुन रहे हैं। एक जो उस समय के जो राजा महाराजा थे, इनफैक्ट अगर जब मुस्लिम काल की भी बात करेंगे तो भी आप लोग, हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हो गया, उनका पुत्र हो गया जो मुबारक सा खिलजी हो गया, और बहुत से और शासकों थे जैसे गयासुद्दीन बलबन हो गया। उन्होंने भी अपने आप को देवीय जैसे देवी छत्र छाया में स्थापित करने की बात की थी। गुप्त शासकों ने भी ऐसा किया था, जैसे उन्होंने परम भागवत, परम दैवत जैसी और देवगुप्त जैसी उपाधियां धारण की थी, ताकि वो समाज में, जनता में एक तरीके का मैसेज दे सकें कि जो हमारे ऊपर जो है ना ईश्वर की छत्र छाया है, उन्होंने ही आपके लिए हमको भेजा है, ताकि, और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सिंपैथी प्राप्त करना, धार्मिक रूप से एक सिंपैथी मिल जाती है। और जहाँ पे ईश्वर की बात हो जाती है तो आदमी व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाता है कि राजा महाराजाओं से, कि वो जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा ही कर रहे होंगे। ठीक, तो वो अपने आप को एक तरीके से ईश्वर के जो रूप के रूप में दर्शाने की कोशिश करते थे, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की पदवियां धारण की। तो क्या था, बड़ी बड़ी पदवियां धारण करते थे जो शक्ति तथा ख्याति की प्रतीक हुआ करती थी, इसलिए ये लोग बड़ी बड़ी शक्तियां इस तरीके की धारण करते थे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ईश्वर का संबंध आपके सीधे शक्ति से है, दया से है, करुणा से है, बहुत सारी चीज़ों से। जैसे हम लोग कहते हैं ना सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो इस प्रकार की इनका मेन कारण यही हुआ करता था। 45 पे आते हैं। 45 क्या कह रहा है, आयाक स्तंभ कहाँ लगाए गए थे। आयाक स्तंभ की बात हो रही है, बौद्ध स्तूप की बात हो रही है। ठीक, जैसे कि स्तूप है, स्तूप आप लोग सभी लोग जानते हैं, स्तूप का अर्थ ढेर होता है, और कहीं कहीं इनको चैत्य भी बोल दिया जाता है स्तूपों को। आयक स्तंभ कहाँ लगाए जाते थे, बिहारों के भीतरी भाग में, चैत्य मंडपों के भीतरी भाग में, स्तूपों के अंड भाग में, और स्तूपों की मेढ़ी पर। बताइए कहाँ लगाए जाते थे, स्तूपों के अंड भाग पर और स्तूपों की मेढ़ी पर, चैत्य मंडपों के भीतरी भाग में, बिहारों के भीतरी भाग में। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, 45 का। स्तूपों के अंड भाग पर, स्तूपों की मेढ़ी पर। तो दोस्तों इसका जवाब स्तूपों की मेढ़ी पर। हालांकि ये भी बहुत रिलेवेंट आंसर नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं जो मेढ़ी क्या हुआ करती थी। मेढ़ी जिस पर स्तूप बनते थे, जिस पर स्तूप बनते थे, एक धरातल बनाया जाता था, एक नीचे ग्राउंड बनाया जाता था और पक्का किया जाता था, फिर वो धरातल तैयार किया जाता था, उसी को हम लोग मेढ़ी कहते थे। उसी के ऊपर स्तूप का निर्माण होता था, और उस मेढ़ी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता था, जहाँ पे अंडाकार स्तूप का निर्माण होता था, इस तरीके से, लगभग इस तरीके से। और ये मेधी क्या हुआ करती थी, जैसे जिस उस पर बन रहा है, ये मेधी को थोड़ा सा आगे आगे बढ़ा दिया जाता था इस तरीके से। इतने हिस्से में ये बना हुआ है, अंडाकार स्तूप बना हुआ है, और इतना हिस्सा आगे बढ़ा हुआ है। जो हिस्सा आगे बढ़ा हुआ करता था आधार का, उसको हम लोग क्या, किस नाम से जानते थे। जो हिस्सा आगे बढ़ा था उसको हम लोग आयाक के नाम से जानते थे। और आयाक से लगे हुए, आयाक से 12वीं आयाक से लगे हुए ही स्तंभ बनाए जाते थे, जिसको आयाक स्तंभ कहते थे। ठीक, और इसके अलावा इसके कुछ और पार्ट्स भी हुआ करते थे इसके, और इसी हिस्से में लोग परिक्रमा करते थे। इसके अलावा यहाँ एक और फील्ड बनाया जाता था जिसको वेदिका कहा जाता था। उसके बाहर एक तोरण तोरण बनाए जाते थे इस तरीके से। प्रवेश द्वार कई कई बनाए जाते थे, बहुत सुंदर खूबसूरत बनाए जाते थे वो। और सबसे ऊपर क्या, ये वाला हिस्सा जो हुआ करता था, सबसे ऊपर वाला हिस्सा एक चबूतरा टाइप का बनाते थे इस तरीके से। भाई मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है मैं बस एक समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ। ये चबूतरा बनाते थे, मतलब स्क्वायर, लगभग स्क्वायर साइज, आप ज़्यादातर आपको स्क्वायर साइज मिलेगा। इसको हम लोग हर्मिका बोलते थे। ठीक है, और इसके ऊपर कई छत्र लगते थे। और छत्र क्या करते थे, इस प्रकार का एक पिलर बना दिया जाता था। वो पिलर लगभग मेटल का ही, अधिकतर मेटल का ही यूज होता था। उस पिलर में कई छत्र लगते थे इस तरीके से, बड़ा छोटा फिर और छोटा इस तरीके के। तो इसको मेरे ख्याल से को यति बोलते थे, जहाँ तक मुझे लगता है हर्मिक, हाँ, इसको जो दंड लगता था इसको यति बोलते थे। ठीक, और ये जो छत्र लगते थे इनको
छत्र या छत्रक बोला जाता था। ठीक। ये क्या थे? तोरण, प्रवेश द्वार। और यह क्या थी? वेदिका, चारों तरफ जो बनाई जाती है। यार अच्छा मतलब समझ में आ गया होगा। 45 का डी। हाँ, स्तूपों की मेढ़ी, 45 का डी। चलिए आगे आते हैं, 48 पे आते हैं। भारत में प्राचीनतम पुरालेख जिससे भू अनुदान की सूचना मिलती है, से निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा संबंधित है? भू अनुदान, पहली बात हमने बताया कि भू अनुदान की सूचना मिलती है सबसे प्राचीन। और जैसे भू अनुदान कब कब से देना प्रारंभ किया गया था? सातवाहन शासकों में। तो कहाँ हम लोग इसके सीधे चले जाएंगे? सी पे। ठीक। 49 पे आते हैं। भारत में प्राचीनतम पुरालेख जिससे भू अनुदान की सूचना मिलती है, से निम्नलिखित में से कौन एक राजा संबंधित है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया गया है। 49 का सी। 50 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटित किया था? किसने? जेम्स, जहाँ सभी लोग, पिछला रिपीटेड क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। सबसे पहले अशोक के जो लेख थे इन्होंने ही पढ़े थे। 48 का सी। फाइव। हाँ, 48 का सी, 49 का सी है, और फिर 50 का ये है। 50 का बी। हाँ, 50 का बी है अखिलेश। यार ये आपके सिलेबस में नहीं था, जो आपने बताया कि ये वाला पोर्शन सिलेबस में नहीं था। मौर्योत्तर काल का कुछ हिस्सा आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा और सहयोग दिया इतनी देर तक, और सुना मुझे। और कुछ चीज़ें जो आपने बताई है डेफिनेटली मैं उसको चेक करूँगा। क्या नाम बताया? चौबे, अनिल चौबे। क्या नाम था? सौरभ चौबे, सॉरी, सौरभ चौबे। मैं इसको चेक करूँगा, अगर महाभाष्य भी दिया गया है तो। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो जीआईसी का माना गया है, तो उसको उन्होंने अर्थशास्त्री माना है। लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ, चेक करूँगा। मैं फिर से रीचेक करूँगा भाई। एक एक क्वेश्चन की मारा मारी है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मैं नहीं चाहता हूँ किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाए कि अरे उस सर ने तो ये बता दिया था, मैंने ये पढ़ा, सर ने ये बता दिया, तो मैं उनका सही मान लिया या अपना सही मान लिया हूँ। तो बेहतर है कि हम लोग अगर जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कहीं और भी वही चीज़ें मिल जा रही है, तो हम लोगों क्या ना, एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे, बिल्कुल एक ही सिचुएशन में होना चाहिए, एक ही चीज़ पे होना चाहिए, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो क्वेश्चन भी यही है। देखिए मैं बता, जैसे इतिहास क्या है ना, इतिहास में इतना कन्फ्यूजन है, इतना कन्फ्यूजन है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इतिहास में इतनी जगह है, आप अपने विचारों को उसमें रख सकते हैं, यदि, किंतु, परंतु करके आप उसमें अपना जोड़ सकते हैं। इसलिए जैसे अ, ठीक है, प्रथम पेज पे सौरभ चौबे जी की बुक है, प्रथम पेज पे। तो जैसे कि, और नहीं, ऑथेंटिक, अब मैंने जैसे कि बताया ना, देखिए राइटर्स हैं। राइटर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं, उनकी खुद की रिसर्च होती है, और वो रिसर्च कितनी अप्रूव्ड है या नहीं है, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स की, उनके सोर्सेज क्या थे, कहाँ से उनको ये चीज़ें मिली हैं। एनसीईआरटी में जब आप डालेंगे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे या फिर किताबें खरीदेंगे, तो एनसीईआरटी में चंद्रगुप्त सभा या मंत्रिपरिषद का कहीं भी जिक्र नहीं है एनसीईआरटी की किताबों में। मैंने उसको काफ़ी सर्च किया कि एनसीईआरटी में कहीं मिल जाए, लेकिन कहीं उसका जिक्र भी नहीं किया गया है। और सबसे ऑथेंटिक एनसीईआरटी ही मानी जाती है। कहीं आदमी फंसता है तो वो एनसीईआरटी ही मानता है। सारे राइटर्स, कितना ही बड़ा राइटर क्यों ना हो, उन राइटर को वो दरकिनार कर देता है, तो एनसीईआरटी को ही वो लोग प्रेफर करते हैं। तो एनसीईआरटी में अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो संभवतः मैं इसको यही मान के चलूँगा, ये एक मौखिक है। ठीक है, मौखिक है। किसी का कंपेरिजन करके उस चीज़ को वहाँ पे एक तरीके से स्थापित कर देना, ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं दी गई हैं, राज्य की व्यवस्थाएं, राज्य के कितने अंग होने चाहिए, और कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, अधिकारियों की बात हुई है, अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, और विभाग है, कौन कौन से विभागों को क्या डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि
बहुत सारे विभाग थे, उनके उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। हाँ अखिलेश, ऐसे प्रश्न नहीं देने चाहिए। मैंने वही बता रहा हूँ कि अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, आप क्या मान ले रहे हैं, मैं अर्थशास्त्र लगा के आ रहा हूँ, ठीक है। पता चला अखिलेश आपने महाभाष्य लगा दिया। अब उन्होंने आपका सही मान लिया, मेरा गलत मान लिया। हो सकता है वो मेरा सही मान लें, आपका गलत मान लें। तो आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन। यार बताओ यार, मैंने तो ये पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है, या पिछले साल आयोग ने ये माना था, वो माना था। तो आयोग तो को उस इनफैक्ट आयोग को ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए जहाँ पे इतिहास खामोश हो जाता है। वहाँ पे राइटर्स अपनी चीज़ों को प्लांट करते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं वैसा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली सल्तनत का एग्जाम्पल दिया था, तराइन का सेकंड यूज का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि किस प्रकार से इसामी कुछ और कहते हैं, और बाद में जो पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई लिखी थी वो कुछ और कहते हैं, ठीक। तो दोनों ने अपने अपने विचार उसमें व्यक्त कर दिए, लेकिन सबसे अधिक जो प्रूव्ड विचार थे वो इसामी द्वारा ही माने जाते थे कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया गया जंग से। जब वो भाग गए तो उनको पकड़ लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ समय तक उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार की, और कुछ समय तक वो अजमेर पे शासक के तौर पे उन्होंने कुछ समय तक कार्य किया है। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद गोरी की हत्या की साजिश रची, या फिर कुछ इस तरीके की उन्होंने साजिशें रची, तो उसकी सूचना मोहम्मद गौरी की हुई, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार करवा के उनकी मृत्यु दंड दे दिया, उनकी क्या कह सकते हैं, हत्या कर दी। तो दोस्तों अब इतिहास का लेखन बहुत अलग अलग है। कुछ इतिहासकार जो जिनको हम लोग वामपंथी विचारधारा का मानते हैं, तो उन्होंने इतिहास को बहुत अलग ढंग से देखा है अपने। उन्होंने उन्होंने भी कुछ अपनी चीज़ें प्लांट की हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, जहाँ पे गैप रह गया है। और जो राष्ट्रवादियों ने भी लिखा, उन्होंने भी अपनी चीज़ें प्लांट की। वो चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश में उन्होंने भी चीज़ें सब ऊट पटांग, जो गैप बचा हुआ था ना कि बीच में, जब एविडेंस नहीं है तो कुछ भी लिख दो यार। भाई जब एविडेंस नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हो। अब वो कुछ भी लिख सकते हो तो कुछ ये लोग कुछ दे देते हैं तो बहुत समस्या क्रिएट हो जाती हैं। नहीं अखिलेश, हिस्ट्री में दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक तरीके से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। आपको बहुत अधिक पढ़ना है और पढ़ते रहिए बस, ठीक। अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप 40 सही कर लेंगे, 40 कोई नहीं सही कर पाता। लेकिन अगर आपका उसमें परसेंटेज अच्छा रहता है, अगर आप 40 में से 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है। और इतना ही चाहिए यार तुमको, और क्या करना है, तुमको सिलेक्शन पाना है बस, सीधी सी बात। देखो एम ये लेके चलो, तुमको सिलेक्शन पाना है। फर्क नहीं पड़ता आप टॉप लिस्ट में हो या बिल्कुल नीचे की लिस्ट में हो, कोई नहीं पूछता यार तुम टॉप। अब जैसे ये क्षेत्र है, टीचिंग क्षेत्र है, उसमें रैंक के अकॉर्डिंग तो आपकी रैंक कितनी है उस रिकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग तो आपको पोस्ट मिलनी नहीं है। भाई आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप टॉप लिस्ट में हो या नीचे की लिस्ट में हो, आप लेक्चरर बन जाओगे, ठीक है। आप हाई स्कूल लेवल के क्लासेस में पढ़ाना है, माध्यमिक में जाना है, आपको बस टीचर बनना है। और टीचर बनने के लिए रैंक की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप टॉप रैंक करो, आप उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे हो या भारत में पहले नंबर पे, इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यूपीएससी नहीं दे रहे हो कि पहला नंबर आ गया तो वाई वाई लूट ली गई और आईएएस बन गए, ठीक। आपको टीचर बनना है, और टीचर बनने में रैंक कोई मायने नहीं रखती। आप चाहे एक लाएँ और चाहे बिल्कुल एकदम बिल्कुल लास्ट स्टूडेंट के तौर पे आप एंट्री मारें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कोई पूछ रहा है। तो दोस्त, पहली प्रेफरेंस आप अपने जॉब को रखिए। और ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता है। बस इस हिसाब से पढ़िए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने मार्क्स से टॉपर हैं या बिल्कुल नीचे से आए हैं, या फिर मीडियम तरीके के नंबर लाएं, कोई मायने नहीं रखता यार ये जो इस सेक्टर में, ठीक। या फिर कुछ सेक्टर्स में मायने रखता है भाई, कुछ सेक्टर्स में तो वाकई वाकई में मायने रखता है, लेकिन जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं उस सेक्टर में इसकी कोई। हाँ, अरे टेंशन मत लो यार, जनरल में आओ, एससी में आओ, एसटी में आओ, ओबीसी में आओ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई करो बस। ये बिल्कुल मत सोचो मैं जनरल में आता हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल मत सोचो। बहुत भाई देखो, मेहनत हर कोई अपने तरीके से करता है,
हर कोई करता है, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखता हो, या दलित कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, या ओबीसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो। कोई ये एससी वाला ये सोच के मेहनत कम नहीं करता है कि यार मेरा, अरे चलो, अरे जनरल का 80 पे होगा, मेरा 50 पे हो जाएगा, 60 पे होगा, ये सोच के तैयारी नहीं करता है। तो ये सोच के तैयारी करते हैं सभी बच्चे, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ये सोच के तैयारी करते हैं हमको सिलेक्शन पाना बस। अरे आ जाओगे यार, बहुत ठीक है। चल, आराम से नौकरी मिल जाएगी, बस एक लाइन पकड़ के चलते रहो अखिलेश। ठीक है, आपको एक लाइन पकड़ के चलनी है। अगर आपको टीचर बनना है तो आप टीचर की ही प्रिपरेशन करें। ठीक है, मेरे पास के बहुत ऐसे लोग थे जो एक ही क्षेत्र पकड़ के चले, तो देर सवेर उनको नौकरी मिल गई, चाहे जनरल के हो, चाहे एससी के हो, चाहे ओबीसी को, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फर्क सब देखो, एक चीज़ से फर्क पड़ता है, वैकेंसी पे, वैकेंट कितनी आ रही हैं। भाई अगर ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात हो जाएगी, तो अब पता चल रहा है कि 10 साल में एक बार टीचर की वैकेंसी निकल रही है, तो 10 साल में सोचो कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका होगा। है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब जब कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, अब हर कैटेगरी में तो कंपटीशन हो गया है। हर कैटेगरी के लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन मांग रहे हैं, तो सबको नौकरी भी चाहिए, जाहिर सी बात है। भाई पैसा खर्च किया है तो अच्छे स्टेटस की नौकरी भी चाहिए। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। हर स्टेटस में लोग जा रहे हैं, तो उनको अपने अपने क्षेत्र में लड़ना पड़ रहा है, compete करना पड़ रहा है। ठीक, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए आप जनरल में हैं, 10% में, 20% में, फलाने में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार। पढ़ो बस, एक चीज़ ध्यान रखो, पढ़ो और अपने भाग्य पे भरोसा रखो, बस पढ़ते रहो। 100% आपको नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सोचने वोचने पे ध्यान मत दीजिए। और कोई ये कह रहा है यार तुम जनरल में हो, तुम्हारा तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल से, ये मत सोचो यार। नौकरी मिल तो रही है ना लोगों को, जो जितनी भी आ रही है, जनरल वाले भी सेलेक्ट हो रहे हैं, एससी वाले भी हो रहे हैं, ओबीसी वाले भी हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, मिल रही है ना उनको। भाई ये नहीं कह सकते ना कि ये लोग नहीं हो रहे, वो हो जा रहे हैं, या वो नहीं हो रहे, हम नहीं हो रहे हैं। जो मिल रहे, जो आ रही, जितनी आ रही हैं उसमें भी लोग सिलेक्शन पा रहे हैं, जो जिस तरीके से भी पा रहे हो। लेकिन आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, फर्जी चीज़ों पे ध्यान मत दो यार, कौन क्या कह रहा है ये। ठीक, ये चीज़ें समय रहते सब अपने आप, चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो आज का दोस्तों हम लोग सेशन यही ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो कल फिर हम लोग ने, सॉरी, फिर आपसे मुलाकात होगी। इसका हम लोग एक सेशन और करेंगे, और वो आपके मतलब का होगा। तो अखिलेश कुछ क्वेश्चन है, मैं उस पर डाउट है, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। और कल फिर मुलाकात होगी। अखिलेश सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्त को बताइए, शेयर कीजिए। अगर कुछ अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। बहुत लोगों का आभार रहेगा अगर आप लोग थोड़ा सा को शेयर करेंगे, तो अच्छे ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा। चलिए, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। शुभ रात्रि। और कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे।